यानी कि कांग्रेस और एनसी को मिलता हुआ नजर आया। बिल्कुल रचना, और एक बड़ी खबर कालका से लगातार आ रही है। कालका से शक्ति रानी शर्मा बहुत आगे चल चुकी हैं, बहुत आगे हैं शक्ति रानी शर्मा, 10,331 वोटों से आगे बीजेपी प्रत्याशी हैं शक्ति रानी शर्मा। और 10 राउंड की गिनती पूरी, हर एक राउंड पर 1000 से 2000 वोटों की बढ़ोतरी हो रही है और 10,000 से भी ज्यादा वोटों की बढ़त बनाकर आगे चल रही हैं शक्ति रानी शर्मा। ये क्लियर एक बड़ी जीत की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कालका विधानसभा क्षेत्र में शक्ति रानी शर्मा बहुत आगे चल रही हैं, 10,000 से भी ज्यादा वोटों से आगे चल रही हैं, 10,331 वोटों से। और ये एक और बड़ा बयान हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का। एक और ब्रेकिंग न्यूज, एक और बड़ी खबर, नायब सिंह सैनी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। बड़ौली का बड़ा बयान, हरियाणा में 2047 तक हमारी सरकार रहेगी। हरियाणा में जनता का बीजेपी से जुड़ाव है। अनिल विज दावा उन्होंने किया था सीएम पद पर, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर कह दिया कि नायब सिंह सैनी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। चुनाव के बाद जिस प्रकार का एग्जिट पोल के रुझान दिखाया था, तब भी मैंने सभी एजेंसियों का धन्यवाद किया था कि 2 दिन की खुशी कांग्रेस के नेताओं को मिली है। 10 वर्ष का वनवास अभी कांग्रेस का हुआ है और 2047 तक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहना है। हरियाणा प्रदेश विकसित प्रदेश बनेगा, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, तब तक इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहने वाली है। और इस देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, भारतीय जनता पार्टी के काम से संतुष्ट है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और उसका प्रमाण इस 2024 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा की जनता ने दिया है। स्पष्ट बहुमत की सरकार तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है। और जिस प्रकार के रुझान भी आए हैं, रुझानों पर विश्वास करते हुए हमें पूर्ण विश्वास है कि ये रिजल्ट इसी प्रकार का रहने वाला है। चूंकि बीजेपी 49 और कांग्रेस 35 पर आकर अटक गई है रुझान में, और सीधे तौर पर यहां हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, बड़बोलापन यहां उनका कहिए कि नायब सिंह सैनी वो कह रहे हैं कि अगले मुख्यमंत्री होंगे, 2047 तक हमारी सरकार रहेगी। लेकिन इन सब के बीच में जैसे जैसे कांग्रेस का आंकड़ा कम हुआ है, कांग्रेस ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश जो ये कह रहे हैं कि मतगणना जिस तरीके से हो रही है उस पर संशय है, साथ ही साथ चुनाव आयोग के डेटा को लेकर भी सवाल उठाए हैं। 10, 12, 11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ईसीआई के वेबसाइट पर, चैनलों पर, सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। तो ये प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था, हम लोग गए थे, अभिषेक सिंघवी जी और मैं ईसीआई गए थे, हमने शिकायत की और तब ईसीआई ने कार्रवाई की। तो हम उम्मीद करते हैं कि ईसीआई जो एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, इस तरीके से स्थानीय प्रशासन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। नहीं, कोई हताश होने की कोई ज़रूरत नहीं है, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3, साढ़े 3 बजे तक काउंटिंग सेंटर पर वो रहें, टिके रहें, क्योंकि ये खेल ख़त्म नहीं हुआ है। ये सब मनोवैज्ञानिक खेल है, ये माइंड गेम्स चल रहा है, इससे हम हटेंगे नहीं। ये कोई निराश होने की कोई कारण नहीं है। हमें जनादेश मिलने वाला है, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। अभी हम कालका की बात कर रहे हैं और कालका में 10 राउंड की वोटिंग हो गई है। 10 राउंड की वोटिंग में शक्ति रानी शर्मा 10,000 से ज़्यादा वोट से आगे हैं। और जयराम रमेश कह रहे हैं कि 10-11 राउंड की वोटिंग हो गई है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास 4 राउंड का ही नतीजा है। तो जब हमारे पास 10 राउंड का है तो हर पार्टी के पास है, इलेक्शन कमीशन के पास भी होगा। जयराम रमेश जी कभी पंचायत का चुनाव नहीं लड़े, वो मंत्री जरूर रहे हैं, वो केवल राज्यसभा के मेंबर रहे हैं, उनको ज़मीनी सच्चाई से कोई मतलब नहीं है। मीडिया मैनेजमेंट वो जानते हैं, बहुत बड़े बने, किसानों पर बहुत किताबें अपने रिसर्च के, अपने जो उनके असिस्टेंट हैं उनसे साथ में सहयोग लेके लिख लिया। लेकिन सही बात ये है कि आपके पास जो रिपोर्ट हमारे संवाददाता या जो बूथ पर बैठे हुए हैं वो लगातार रिपोर्ट सारे चैनल्स को दे रहे हैं, राजदीप जी जो उनके प्रिय हैं उनके चैनल को भी दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन छोड़ दीजिए, लेकिन जहां काउंटिंग सेंटर्स है वहां तो पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो पार्टी को बताता रहता है कि मेरा कैंडिडेट इतने वोट से आगे चल रहा है, तो मिनट टू मिनट आपके पास अपडेट रहता है।
इलेक्शन कमीशन के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। आपको पता है कि इतनी सीटों पर हम आगे हैं, इतनी सीटों पर पीछे चल रहे हैं। लेकिन वो सिर्फ इसीलिए वो एडमिनिस्ट्रेशन पर एक तरह से ये कहते हैं ना मटका फोड़ना। आप ये सोचते हैं कि भाई उन्होंने गड़बड़ कर रहा है और हो सकता है बाद में ये कहें कि कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा, सरकार इनकी थी। जब तक जीत हो रही थी 2 घंटे पहले तो कह रहे थे कि हमारी जीत हो गई, जनता ने नकार दिया। लेकिन मुझे उन्होंने लगता है पेशेंस की भी बात कही आलोक सर। उन्होंने कहा पेशेंस बनाए रखिए, ये सिर्फ माइंड गेम्स हैं। यानी कि जयराम रमेश को ये उम्मीद है और वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि धैर्य रखिए, ये जो नतीजे हैं अभी पलटते हुए नजर आएंगे। यानी कि रुझानों में जो बीजेपी आगे जा रही है वो पीछे हो जाएगी। अब कांग्रेस इस तरीके से इन रुझानों को देख रही है। वीरेंद्र सचदेवा क्या दावा कर रहे हैं, एक बार सुन लेते हैं। दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है वीरेंद्र सचदेवा जी। सर, हरियाणा के जिस तरीके से रुझान आ रहा है, कांग्रेस ने काफी क्लेम्स किए थे। कांग्रेस के दावे कभी हकीकत में नहीं बदलते। हरियाणा का जो रिजल्ट है, हमें ऐसा लगता है एक बार पूरा रिजल्ट आ जाए, हमारी एक्सपेक्टेड लाइंस पर है। हरियाणा की जनता ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन को पसंद किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व को उन्होंने सलाम किया है। इसलिए हम तीसरी बार हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने भी अपना खाता खोलने की वहां कोशिश जरूर की थी। अरविंद केजरीवाल भी वहां पर गए, जेल से आने के बाद किस तरीके से देखते हैं? अरविंद केजरीवाल जब जब जेल से आते हैं तब तक दूसरी पार्टियों को फायदा पहुंचाते हैं। दिल्ली में हमने देखा जेल से वो चुनाव प्रचार के लिए आए, हम 7 सीटें दिल्ली में जीते हैं। फिर वो बाहर आए तो हरियाणा में भी उनका सिफर ही रहा है। और आम आदमी पार्टी का जो चरित्र है वो पूरे देश में सबके सामने है। जब ये दिल्ली में होती हैं तो दिल्ली के बेटे होते हैं, जब हरियाणा जाते हैं तो हरियाणा के बेटे हो जाते हैं। और इस वक्त